अमराज निस्वान कबलत व अतफाल, यानी कि गायनकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। कबल विलादत हामला की देखभाल, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं जो है एंटीनेटल केयर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जितना आपके सिलेबस में है पूरा किया जाएगा, लेकिन हम एंटीनेटल केयर से शुरू कर रहे हैं। कबल विलादत हामला की देखभाल। कबल कहते हैं पहले को, विलादत कहते हैं बच्चे की पैदाइश को, बच्चे के पैदा होने के अमल को। ठीक है, विलादत, हामला यानी कि गर्भवती की देखभाल, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले, ठीक है, बच्चे के जन्म लेने से पहले किसी हामला यानी गर्भवती महिला की देखभाल, वो पढ़ रहे हैं हम। एंटीनेटल केयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो इंग्लिश में एंटीनेटल केयर जरूर लिखा होगा। ठीक है, कब्ल विलादत हामला की देखभाल अगर लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो एंटीनेटल केयर जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी तकरीबन तकरीबन इस्तेमाल की ही जाती है। एक हामला यानी कि गर्भवती की देखभाल बच्चे की पैदाइश से पहले, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है एंटीनेटल केयर की। यानी कि एक हामला या गर्भवती की देखभाल बच्चे की पैदाइश से पहले। कोई औरत है वो हामला है, गर्भवती है, ठीक है, लेकिन बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, उससे पहले जो है जो उसकी देखभाल की जानी चाहिए वो चीज़। फिर इसको मैंने दूसरे शब्दों में लिखा है, बच्चे के पैदा होने से पहले हामला यानी कि गर्भवती की देखभाल। थोड़े शब्द आगे पीछे हुए हैं, अल्फाजों का जो है थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, बाकी कहने का मकसद वही है। दौरान हमल यानी गर्भावस्था एक खास वक्त पीरियड होता है। जब किसी महिला के पेट में कोई बच्चा होता है तो वो एक बहुत ही खास पीरियड होता है किसी भी हामला के लिए, जबकि उसको देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, इस समय एक महिला को उसकी देखभाल की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ताकि गर्भवती यानी कि हामला, हामला जो है, हामला यूनानी है, गर्भवती हमारा हिंदी है, और उसके हमल यानी कि उसके पेट में मौजूद बच्चे, पेट का मतलब यहाँ पे है यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी कर लेंगे हम। पेट का मतलब खाने वाला पेट नहीं है, स्टमक नहीं है, यहाँ पेट का मतलब जो है हम यूट्रस लेंगे, यानी कि बच्चेदानी। ठीक है, और उसके हमल में मौजूद बच्चे यानी फीटस के अच्छी सेहत यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है क्या, एंटीनेटल केयर, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले माँ की देखभाल माँ के लिए भी बहुत जरूरी होती है, और माँ के गर्भ में, माँ के हमल में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कबल विलादत हामला की देखभाल की तारीफ यानी कि परिभाषा, यानी कि एंटीनेटल केयर जो है इसकी क्या परिभाषा करेंगे। डिफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर, दौरान हमल गर्भावस्था के वक्त मुस्तकिल यानी कि रेगुलर और वक्फे वक्फे से यानी कि पीरियडिक यानी कि टाइम टू टाइम देखभाल, देखभाल ही कबल विलादत हामला की देखभाल कहलाती है। इसको एंटीनेटल केयर कहलाते हैं। मतलब मुस्तकिल यानी कि लगातार, समय समय पर जो एक गर्भवती की देखभाल होती है उसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो लगातार, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले 3 महीने की देखभाल उसके बाद छोड़ दी उसके बाद डायरेक्ट 9 महीने, ऐसा नहीं, मुस्तकिल यानी कि रेगुलर, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो देखभाल की जाती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। कबल विलादत हामला की देखभाल का मकसद, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पेश आई, इसके ऊपर क्यों इतना मतलब ध्यान दिया गया, इसको बाकायदा एक चैप्टर, एक सबक जो है वो गायनी एंड ओब्स में इसको जो उसकी हैसियत मिली, क्यों, उसकी वजह क्या है। हामला की सेहत यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल, और सेहत यानी कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी उससे अच्छाई पैदा करना। यानी कि जिस समय एक महिला के पेट में यानी कि गर्भ में जो शिशु होता है, बच्चा होता है, बच्चा होता है, उस समय जो है देखभाल की जो है वो इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि एक हामला यानी गर्भवती की तंदुरुस्ती जो है वो अच्छी बनी रहे। जिन हामलाओं को जोखिम होने का खतरा यानी कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन रहता है, ठीक है, उनकी पहचान करना और उन पर मुनासिब ध्यान देना। जिन औरतों को, जिन महिलाओं को जो है, जिनकी प्रेगनेंसी जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि लग रहा है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी किसी भी वजह से,
ठीक है, चाहे बच्चा उल्टा है या खून की कमी है, ठीक है, ये कमज़ोर है, जो भी है, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, किसी भी चीज़ की कमी लग रही है, तो उस कंडीशन में जो है उस हामला की पहचान करना, और जो है बच्चे की पैदाइश से पहले ही जो परेशानी है उसको दूर करना। और अगर लग रहा है कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो कि डिलीवरी के समय यानी कि पैदा होने के समय आ सकती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, तो फिर जो है उसको सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन की एडवाइस दी जाती है। और ऑपरेशन के लिए अच्छे सेटअप यानी कि जहाँ पे मतलब लगे कि यहाँ आसानी रहेगी, ठीक है, सरकारी अस्पताल या जो भी, वहाँ पे जो है उन सब चीज़ों की पहले से ही निशानदही, एक इरादा बना लिया जाता है, ताकि गर्भवती महिला यानी कि हामला औरत की बेहतराई के लिए जो है अच्छे से अच्छा काम किया जा सके। हमल यानी कि प्रेगनेंसी, और विलादत यानी कि डिलीवरी, लेबर के बारे में हामला को तालीम याफ्ता यानी कि जानकारी दे देना चाहिए। ठीक है, मतलब हमल, प्रेगनेंसी क्या चीज़ है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो एक पूरा क्या अमल है, क्या काम है, किस तरीके से होता है, किसी भी गर्भवती महिला को सही सही ये जानकारी दे देनी चाहिए। मैटरनल मोर्टिलिटी, एक शब्द होता है मैटरनल मोर्टिलिटी, यानी कि माँ की शरह अमवात, इसको हिंदी में कहते हैं मातृ मृत्यु दर। यानी कि जो माताएं होती हैं जो कि बच्चे को जनती हैं, पैदा करती हैं, उनके जो है मतलब जिस समय वो बच्चे को पैदा कर रही हो या बच्चा उनके पेट में हो, ठीक है, उस समय कम से कम जो ये दर है जिसमें मातृ मृत्यु दर यानी कि माँ की मौत हो जाती है, ये जो दर है, ये जो फीसद है, ये जो परसेंटेज है, ये कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैटरनल मोर्बिडिटी, माँ की शरह बीमार, यानी कि माँ की जो बीमार होने की जो परसेंटेज है, जो फीसद है, वो जो है, यानी कि मात्र, इसको हिंदी में बोलते हैं मातृत्व रुग्णता। ठीक है, यानी कि माँ के बीमार होने की जो कंडीशन है, जो परसेंटेज है, वो कम से कम होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि नवमौलूद शरह अमवात, यानी कि पैदा होने वाले बच्चे के मौत की जो परसेंटेज है, जो दर है, वो बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्फेंट मोर्बिडिटी यानी कि नवमौलूद बच्चा, जो शिशु जो पैदा हो रहा है, वो कम से कम बीमार हो, तो उसकी दर जो है कम हो, उसकी परसेंटेज कम हो। ये जो सब सारी चीजें हैं, ये जो है, ये इसी एंटीलेटर के एंटीनेटर एंटीनेटल केयर जो है, वो इन्हीं पॉइंट को सुधारने में, इन्हीं पॉइंट में जो है, इन्हीं खराबियों को ध्यान में रखते हुए ये जो है बनाया गया है, और इनसे बचा जाए। यानी कि माँ जो है वो बच्चे पैदा करने के वक्त जो है वो उसकी जो मरने की जो दर है, जो परसेंटेज है, वो ना के बराबर हो, इस तरह की मृत्यु, इस तरह की मौतें ना हो, या बच्चा जो है वो पैदा होने के दौरान ना मरे, इस तरह की मौतें ना हो, या वो बीमार ना हो। तो इन चीज़ों में अच्छाई पैदा करने के लिए ही जो है एंटीनेटल केयर जो है वो ज़रूरी है। अब हामला औरत यानी गर्भवती महिला में मौजूद यानी डिलीवरी से मुतालिक संबंधित डर और घबराहट यानी कि टेंशन को दूर करना, ये बता देना चाहिए। किसी गर्भवती महिला को जो है वो अच्छे से समझाना चाहिए हमल यानी गर्भ क्या है, गर्भावस्था क्या है, और डिलीवरी में जो परेशानी होती है, जो दर्द तकलीफ होती है, उसका जो डर होता है, वो किसी भी गर्भवती महिला को, किसी भी हामला को उसके बारे में समझाना चाहिए, और उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल काम है, सभी पैदा होते हैं, आप भी पैदा हुए हैं, आपसे पहले आपके बड़े पैदा हुए थे, और आप आगे बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, हामला और उसके गार्जियंस यानी कि सरपरस्तों को दौरान हमल खान पीन यानी कि न्यूट्रिशन, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, हामला यानी गर्भवती को जो है कैल्शियम कितना देना है, आयरन कितना देना है, फोलिक एसिड कितना देना है, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों का कितना ध्यान रखना है, साफ सफाई, ठीक है, आराम यानी कि हामला को कितना आराम देना चाहिए, और आसपास की साफ सफाई, एक तो खुद की साफ सफाई है हामला की, गर्भवती की, और एक जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो माहौल है, जो आसपास की चीजें हैं, उसकी सफाई, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है।
की अहमियत, फायदे और जरूरत के बारे में बता देना चाहिए हामला को भी और हामला के सरपरस्त को यानी कि गार्जियंस को। हामला और सरपरस्त को यानी अभिभावकों से डिलीवरी किस जगह करवानी है और नवमौलूद यानी शिशु की देखभाल से संबंधित मुतालिक बात करनी चाहिए। यानी कि डिलीवरी होने से पहले उससे पहले जो है ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि डिलीवरी किस जगह करानी है। ठीक है। हामला और उसके शौहर यानी कि पति से फैमिली प्लानिंग से मुतालिक बात करनी चाहिए। ठीक है। एंटीनेटल केयर का मकसद कॉम्प्लिकेशन को रोकना भी है। अब आगे चलते हैं। रूटीन शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट्स यानी कि एंटीनेटल, बच्चा पैदा होने से माँ की जो देखभाल है उसमें कुछ उसके रूटीन शेड्यूल्स हैं, कुछ काम हैं। ठीक है। विजिट्स हैं यानी कि कुछ कुछ दिनों के बाद जो है वो एक महिला चिकित्सक यानी लेडी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है, तो उसका एक शेड्यूल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले रूटीन शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल केयर विजिट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे किस किस, ये जो एक इंग्लिश की लाइन है इसका क्या मतलब है? दौरान हमल, प्रेगनेंसी। दौरान हमल को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी, यानी कि माँ के पेट में बच्चा है। ठीक है। के हामला यानी गर्भवती को कितनी बार और कब कब महिला डॉक्टर यानी लेडी डॉक्टर्स को चेकअप कराने के लिए जाना है, यानी कि विजिट करना है डॉक्टर के पास। महिला को, उस औरत को जो के गर्भवती है, हामला है, कितनी बार लेडी डॉक्टर के पास जाना है गर्भावस्था में, यानी कि दौरान हमल। ठीक। अब नंबर एक, हमल, इसके बारे में थोड़ा इसको बारीकी से समझ लीजिए। हमल के पहले 7 महीने, 7 महीने में जो हफ्ते लगते हैं वो 4 हफ्तों का एक महीना अगर लगाएंगे तो 28 हफ्ते बैठते हैं। 28 हफ्ते तक हर 4 हफ्ते यानी एक महीने में हामला यानी गर्भवती को लेडी डॉक्टर यानी महिला डॉक्टर के पास एंटीनेटल विजिट के मकसद से एक एक बार जाना है। यानी 7 महीने, जो पहले 7 महीने हैं, कम से कम 7 बार जाना है। पहले 7 महीने में गर्भवती को यानी कि हामला को हर महीने में एक बार, बगैर किसी परेशानी के भी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में गर्भवती महिला को खुद को चेक कराने के लिए, लेडी डॉक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है, अपना और अपने बच्चे की कंडीशन का पता करने के लिए, अपने हालात का पता करने के लिए, अपनी बेहतराई के लिए लेडी डॉक्टर के पास हर महीने जाना है, 7 महीने तक यानी कि 28 हफ्ते तक। ठीक है। अब 7 महीने के बाद हमल हमल के 29वें से 36वें हफ्ते, ठीक है, यानी कि 7 महीने के बाद 8वें महीने के शुरू से लेकर के 36 हफ्ते, यानी कि 9वें महीने के पूरा हो जाने तक, यानी कि 8वां महीना और 9 महीना, इनमें क्या करते हैं? ठीक है। यानी 8वें और 9वें महीने में हर 2 हफ्ते यानी 15-15 दिन के पीरियड यानी वक्फे से लेडी डॉक्टर के पास एंटीनेटल विजिट के मकसद से जाना है। यानी 8वें और 9वें महीने में दो दो बार। पहले 7 महीनों में हर महीने में एक बार, 7 बार हो गए। उसके बाद 8वें महीने में 2 बार और 9वें महीने में भी 2 बार, यानी कि 15-15 दिन पे जाना है। पहले जो एक हामला औरत थी, जो एक गर्भवती महिला है, वो हर महीने पे जा रही है लेडी डॉक्टर के पास अपनी जो है एंटीनेटल विजिट के लिए, अपने आप को चेकअप कराने के लिए, दिखाने के लिए। अब 8वें महीने में वो 2 बार जाएगी और 9वें महीने में भी वो 2 बार जाएगी। अब 9 महीने पूरे हो गए हैं, ठीक है, यानी कि 36 हफ्ते, 4 9 36 हफ्ते पूरे हो गए हैं। अब कितनी बार हो गए? देखिए, 7 महीने तक गई वो 7 बार, 2 बार 8वें महीने में गई, 2 बार 9वें महीने में गई, 4 हो गए। 4 और 7 कितने हो गए? वो 11। यानी कि 9 महीने पूरे होते होते एंटीनेटल विजिट के 11 बार जो है एक गर्भवती महिला, एक हामला औरत जो है वो एक लेडी डॉक्टर के पास जा चुकी है अपनी एंटीनेटल विजिट के लिए, चेकअप के लिए। अब 37वें हफ्ते से लेकर विलादत यानी कि डिलीवरी होने तक, 37, क्योंकि जो बच्चे ज्यादातर पैदा होते हैं वो 9.5 महीने के आसपास ज्यादातर पैदा होते हैं। ठीक है। और 10वें महीने तक, पूरे 10वें महीने तक जो है पैदा होते हैं। ठीक है। जो गर्भावस्था है वो पूरे 10वें महीने तक यानी कि 40 हफ्ते तक की होती है। ठीक है। तो 37वें हफ्ते से लेकर के यानी कि 9वां महीना पूरा हो चुका, 36 हफ्ते पूरे हो चुके। अब 10वें महीने का 4 9 36 पूरे हो चुके हैं।
तो 37वें यानी कि 9 महीने के बाद जो 10वां महीना चालू हो गया, 37वें हफ्ते से लेकर विलादत यानी कि डिलीवरी यानी कि बच्चा पैदा होने तक, हामला यानी कि गर्भवती महिला को हर हफ्ते एंटीनेटल विजिट के मकसद से लेडी डॉक्टर के पास जाना है। यानी कि जब 9 महीने पूरे हो जाएं, उसके बाद हर हफ्ते यानी कि हर 7 दिन के बाद। अगर बच्चा जो है पूरे 40 हफ्ते में हो रहा है, तो 11 बार तो वो पहले जा चुकी थी, और 4 बार, ये 11 और 4 15। और अगर जो है मतलब एक हफ्ते पहले हो रहा है तो 14। ठीक है, और अगर 9.5 महीने में हो रहा है तो 13। यानी कि 13, 14 या 15 विजिट जो है एक गर्भवती महिला की, एक हामला औरत की लेडी डॉक्टर के पास एंटीनेटल विजिट के मकसद से हो जाती, हो जानी चाहिए जी। हो जानी चाहिए। नोट। अब इसमें थोड़ा सा कुछ नोट है, एक ये चीजें ध्यान देने की है। हमल यानी कि गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण करवा देना चाहिए। ठीक है, जो भी सरकारी अस्पताल आसपास में है उसमें। ठीक है, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लेना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन टीटी की डोजेज खुराक लगवा लेनी चाहिए। टीकाकरण की जरूरत, जो टीकाकरण कार्ड होता है, टीकाकरण कार्ड की जरूरत बाद में बच्चे यानी शिशु नवमौलूद के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में भी होती है। ये जो टीकाकरण कार्ड है, इसकी जरूरत जब जब बच्चा पैदा हो गया, डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो उसके बाद जब बच्चे का सर्टिफिकेट बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तो उसमें भी ये जो बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हुआ था जबकि माँ गर्भावस्था में थी और उसके टीटी की वैक्सीन लग रही थी, ठीक है, टीटी की उसको जो इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, तो उस टाइम पे जो माँ का टीकाकरण कार्ड बना था, यही टीकाकरण कार्ड आगे जाके इसी में जो है बच्चे का टीकाकरण स्टार्ट हो जाता है। तो और इसी टीकाकरण कार्ड की फोटोकॉपी से जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो इसकी जरूरत बाद में भी पड़ती है। अब आगे चलते हैं हम जनीनी हरकत। जनीन जो है, जनीन कहते हैं फीटस को। ठीक है, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको जनीन बोलते हैं। उसकी हरकत यानी कि फीटल मूवमेंट या फीटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा माँ के पेट में ठहरा, उसके बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या विकास हो रहे हैं, कैसे वो बच्चा तैयार हो रहा है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। जी। अगर किसी को इससे पहले जो है, अगर किसी को इससे पहले इसमें टॉपिक में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर जी। कुछ नहीं पूछना तो चलिए इसमें चलते हैं। जनीनी हरकत यानी कि फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट जो है, फीटल मूवमेंट यानी कि फीटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा ठहरने से लेकर के पूरे 9, 9.5, 10 महीने तक, यानी कि उसके पैदा होने तक कैसे कैसे वो विकास करता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, कि अमल, ये एक स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक क्रिया है, एक काम है, एक अमल है। कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, मेल के, मर्दों के टेस्टिस में होता है। इसमें क्या होता है? स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एक क्रिया होती है, एक अमल होता है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस कहाँ होता है? ओवरी में होता है, खुसियतुर रहम बोलते हैं यूनानी में। ओवरी में होता है, क्या बनता है? ओवम या ओवा। ठीक है, ये लेडीज में यानी कि फीमेल में, औरतों में होता है। अब मेल और फीमेल के आपस में मिलने यानी सेक्स करने से मेल के जरिए स्पर्म मां की महबल यानी वेजाइना में छोड़े जाते हैं, जो कि चलते हुए मादर रहम यानी कि यूट्रस में पहुंच जाते हैं। वो एक जो मेल के जरिए से यानी कि बाप के जरिए से माँ की वेजाइना में स्पर्म छोड़े जाते हैं, जो कि बहुत फास्ट जो है मूवमेंट करके जो है वेजाइना से उनकुर रहम यानी कि सर्विक्स के जरिए माँ के बच्चेदानी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में पहुंचने के बाद ये स्पर्म माँ की फैलोपियन ट्यूब, हर एक औरत को जो है यूट्रस में दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक राइट यानी कि दाएं तरफ, एक लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ। ये एक ट्यूब होती है जो कि आगे चल करके जो है ओवरी को जोड़ के रखती है। एक दाएं तरफ होती है, एक बाएं तरफ होती है। जो स्पर्म बाप के जरिए से, मेल के जरिए से, मर्द के जरिए से वेजाइना में छोड़े जा रहे थे ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्स,
वो मूवमेंट करके पहले बच्चेदानी में पहुंच जाते हैं, और बच्चेदानी से वो जो है सीधे के सीधे फैलोपिन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और ओवम के मिलने से उधर जो है, जो ओवरी में माँ के जो है, जो ओवा पैदा हुआ है, जो ओवा बना है, ठीक है, वो जो है फैलोपिन ट्यूब में आ जाता है। ओवरी से फिम्ब्रिया के जरिए उठा लिया जाता है और फैलोपिन ट्यूब में आ जाता है। इधर इधर स्पर्म जो है, जो बाप के जरिए से छोड़े गए हैं वेजाइना में, वो जो है वाया यूट्रस जो है फैलोपिन ट्यूब में पहुंच गए। उधर ओवा आ गया। ओवा जो है, एक ओवा उधर से आया है, इधर से जो है स्पर्म गए हैं, लाखों स्पर्म गए हैं, उनमें से कोई एक स्पर्म जो है ओवा के अंदर घुस जाता है, और ओवा के अंदर घुस करके जो है फर्टिलाइजेशन का अमल करता है। ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन का अमल कहाँ होता है? ये फैलोपिन ट्यूब में होता है। और बाकी जो एक ने तो जो है वो अंदर घुस गया, एक कोई भी जो में से जो लाखों क्या कहते हैं स्पर्म है, उनमें से कोई एक जो है वो ओवा में घुसा, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन बाकी जो स्पर्म है वो क्या करते हैं, चूंकि वो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से उस जाइगोट का जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, उसकी बॉडी बनाने का काम करते हैं, यानी कि उसके जिस्म में बनाने में काम करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो अमल है वो कोई एक स्पर्म करता है लाखों में से। अब फीमेल यानी माँ को आ, 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 अब वो पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है, अब नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कैसा? गैस्ट्रनल एज का। इसका मैंने शुरू किया है फीमेल यानी माँ के आए आखिरी महीने के पहले दिन से, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। जिस दिन महीना आया था उसके बाद महीना, जो अगले महीने महीना नहीं आया, उससे पहले दिन से ही पूरा का पूरा वो महीना जोड़ लिया जाता है। ठीक है। बच्चे के पैदाइश तक का वक्त पीरियड गैस्टेशनल एज कहलाता है। यह मुद्दत 9 महीने 7 दिन या 280 दिन होती है। गैस्टेशनल एज, जिस महीने माँ को महीना नहीं आया उस महीने की पहले दिन से जोड़ लेते हैं, पहले दिन से जोड़ लेते हैं, और जब तक के बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो जो मुद्दत है वो गैस्टेशनल एज है। यानी कि ये समझ लीजिए कि वो माँ के मादरे रहम में रहने की जो है वो मुद्दत है, वो एक उम्र है। ओवम के फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन का अमल मैंने आपको बताया था। फर्टिलाइजेशन यानी कि बाप के स्पर्म माँ के ओवम में घुसने के बाद जब एक क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जब एक नई चीज का निर्माण करते हैं, उससे पहले ओवम ओवम था, अकेला था ओवा। ठीक है। और स्पर्म स्पर्म थे, लेकिन जब आपस में मिले, जब स्पर्म जो है ओवा में घुसा, और घुसने के बाद जो एक नया काम शुरू हुआ, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बारे में पढ़ रहे हैं ओवम के फर्टिलाइज, और वो कहाँ होता है? वो होता है फैलोपिन ट्यूब में। अब ओवम के फर्टिलाइजेशन से नौमौलूद, नौमौलूद यानी कि शिशु, यानी कि जो भी बच्चा अंदर बनना शुरू हुआ है, के पैदाइश तक की मुद्दत फर्टिलाइजेशन एज कहलाती है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि माँ को जो महीना आया था, ठीक, उसके बाद जो पहला महीना नहीं आया, जहां से नहीं आया उससे एक महीना पहले से जोड़ लेंगे, और जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये तो है गेस्टेशनल एज। और यानी कि इसमें वो पहले वाला जो महीना है वो पूरा जोड़ लिया जाता है। और फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या है? फर्टिलाइजेशन स्टेज ये है कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि स्पर्म और ओवा आपस में मिले, उस दिन से जब तक बच्चा पैदा हुआ, तो उस दिन तक का जो टाइम है, ये फर्टिलाइजेशन एज है या स्टेज है। ये फर्टिलाइजेशन स्टेज है, फर्टिलाइजेशन से बच्चा पैदा होने तक। और गेस्टेशनल है कि जब से आखिरी महीना आया था उससे वो पहले पूरे वाला महीना जो है वो पूरा का पूरा जोड़ लिया जाता है, उससे लेकर के। ठीक है। उससे उससे लेकर के जब बच्चा पैदा हुआ, जब तक का गेस्टेशनल एज टाइम कहलाता है। गेस्टेशनल एज का जो टाइम होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम से 14 दिन ज्यादा होता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं जो मैं बता चुका हूं। जिस दिन मेल या स्पर्म और फीमेल के ओवम मिल जाते हैं, उससे ठीक उस मुद्दत तक जब बच्चा पैदा हो जाए, कि मुद्दत पीरियड फर्टिलाइजेशन
स्टेज कहलाता है। अब एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनके बारे में हम लोगों के तुक्के लगते हैं, हमें लगता है कि ये चीज पूछने लायक है, स्पेशल है। ठीक है, तो कुछ तुक्के होते हैं हमारे, मतलब हम सोचते हैं कि ये चीज तो पूछ लेनी चाहिए एग्जामिनर को, तो हम आपको बता रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेस्टेशनल एज। ठीक है, गेस्टेशनल एज यानी कि जब आखिरी महीना आया, उसके फौरन बाद से महीना आया, और उसके बाद जो महीना नहीं आया, तो जो महीना नहीं आया उससे पहले जो महीना आया था उससे फौरन एक दिन अगले दिन से जोड़ करके, ठीक है, वो क्या पीरियड होता है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन एज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एज क्या है? जिस दिन बच्चा जो है स्पर्म और ओवा आपस में टकरे थे, आपस में मिले थे, जाइगोट बनाया था, उस दिन से लेकर के जो है पैदा होने तक फर्टिलाइजेशन एज है। तो गेस्टेशनल एज जो होती है वो फर्टिलाइजेशन एज, एज प्लस 14 दिन। अब आप इसको ऐसे समझिए, माँ के ओवरी में ओवा बना, अंडा बना। वो अंडा जो है घूम फिर के 14 दिन में जो है फैलोपिन ट्यूब में आया। 14 दिन हो गए। अब 14 दिन के बाद जो है सेक्स हुआ। सेक्स होने के बाद जो बाप के स्पर्म है वो और जो माँ के ओवा है वो आपस में टकरे, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और 14 दिन वो जो ओवा बना था, तो 14 वो और फर्टिलाइजेशन यानी कि माँ और बाप के आपस में स्पर्म और ओवा मिलने का जो टाइम है 14 दिन, प्लस फर्टिलाइजेशन, ये क्या हुआ? ये गैस्टेशनल एज हुआ। यानी कि गैस्टेशनल एज में वो टाइम भी आ जाता है जबकि माँ बाप के स्पर्म और ओवा मिले ना हो। ये जो है गैस्टेशनल एज का टाइम उस टाइम से गिना जाता है जबकि ओवा तैयार हुआ था, अभी बाप के स्पर्म नहीं मिले थे, खाली ओवा ओवा, खाली अंडा अंडा था। ये जो गैस्टेशनल एज है ये उस दिन से जोड़ा जाता है। तो क्या होता है? गैस्टेशनल एज बराबर फर्टिलाइजेशन एज प्लस 14 दिन। ये जो 14 दिन है ये वो 14 दिन है जो कि ओवा बना तो था लेकिन अभी स्पर्म से वो दूर था, अभी जो है स्पर्म की और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, अभी फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो नहीं हुआ था। तो ये 14 दिन भी गेस्टेशनल एज में जोड़ दिए जाते हैं। इस मैं इसको बार बार इतनी बारीकी से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर ये सवाल पूछ लिया गया कि गेस्टेशनल एज बराबर फर्टिलाइजेशन एज 14 डेज, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है आपको गेस्टेशनल एज बराबर फर्टिलाइजेशन एज -14 डेज कर दे। ठीक है, और आप सोचो ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, इसे मारूं इसे मारूं। सर ने बताया था कुछ 14 दिन का जिक्र था, अब उसमें आप प्लस मारेंगे या माइनस मारेंगे? फिर वो अगर कंफर्म होगा तो आप प्लस मारोगे, नहीं तो हो सकता है दिमाग घूम जाए और आप जो है एग्जाम में माइनस मार दो। तो मैं इसलिए बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, गेस्टेशनल एज वो एज है जके जबकि, नर्मदा उठ जाओ जाग जाओ तुम सो रही हो, जबकि जबकि माँ के ओवरी में ओवा ओवम था लेकिन बाप के स्पर्म नहीं मिले थे, वो 14 दिन भी इसमें जोड़ लिए जाते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन एज प्लस 14 डेज, 14 दिन और, इसे गेस्टेशनल एज कहते हैं। अब अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन एज बता दीजिए तो उसमें क्या होगा? गैस्टेशनल एज में से 14 दिन घटा देंगे, यानी कि वो 14 दिन पहले जब तक के माँ बाप के स्पर्म ओवा नहीं मिले थे वो 14 दिन घटा देंगे अगर फर्टिलाइजेशन एज निकालना हो तो। ठीक है, अब दौराने रहम गर्भ, इस फार्मूले को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना। मैं इसके ऊपर सवाल भी बनाऊंगा लेकिन आपका समझना जरूरी है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट क्या काम करते हैं, अच्छा सब के सब ने इस पे टिक मारा, मैं भी इस पे टिक मार दूं, वो चीज गलत है। सोच समझ के मारा करो। और अगर तुम्हें ये भी करना है कि सब ने इस पे टिक मारा है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग अगर ये भी समझे कि सबने इस पे टिक मारा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये देख लिया करो कि सबने इस पे टिक क्यों मारा है। मार दिया करो आप मेरे सवाल के अंदर जो है, क्योंकि व्हाट्सएप में साफ दिख जाता है, व्हाट्सएप में साफ दिख जाता है कि किसने क्या किसको टिक किया है। आप चाहो तो दूसरे को फॉलो कर सकते हो, पहली बात तो नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी अपनी नॉलेज होना चाहिए, अपना ज्ञान होना, लेकिन अगर आप दूसरे को, दूसरे के जवाब के ऊपर अपना जवाब रख भी रहे हो तो कम से कम आपको ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दे लेना। अब दौरान रहम यानी कि गर्भावस्था में जनीन यानी कि जो बच्चा अंदर है की
तब्दीलियों यानी विकास को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको तीन हिस्सों में, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए एक क्लासिफिकेशन कर लिया गया है, एक दर्जेबंदी कर ली गई है, ताकि उसको समझने में आसानी हो जाए और उसको पॉइंट टू पॉइंट समझा जा सके, और सारा मामला जो है वो खिल्त मिल्त यानी कि उलट सुलट ना हो। अब सबसे पहली एज, ओव्यूलर स्टेज। ओव्यूलर, इसमें ओव्यू आया है ना, यानी कि ओवम। ये वो स्टेज होती है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं उसके बाद समझेंगे। ओवरी से ओवम के खारिज होने के 14 दिन यानी ओव्यूलर स्टेज कहलाती है। यानी कि ओवरी से ओवम खारिज हो गया, निकल गया, बन गया, ठीक है। इसे जर्मिनल स्टेज भी कहते हैं। ओव्यूलर स्टेज को जर्मिनल स्टेज भी कहते हैं। एक पॉइंट यहां बनता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि जर्मिनल स्टेज इज ओव्यूलर स्टेज, फिर दो चार स्टेज और डाल देंगे। पहला पॉइंट क्या बना, इसे जर्मिनल स्टेज भी कहते हैं। किसको? ओव्यूलर स्टेज को। अब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की निशानियां। ओव्यूलर स्टेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, जो ओवा होता है वो रिलीज होता है, वो निकलता है, ठीक है। अब क्या होता है? ब्रेस्ट के अंदर सेंसेशन होना। ये जो ओव्यूलर स्टेज होती है, इसके अंदर क्या 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 चीजें देखने में आती हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है किसी महिला की, उसके अंदर सेंसेशन होना, यानी कि कुछ कुछ महसूस सा होना। दूसरा, सेक्स की ख्वाहिश होना, ठीक है। पेडू या पेट के नीचे वाले हिस्से में भारीपन होना, वेजाइना में सूजन या भारीपन होना, हल्का बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, हल्का सा भारीपन सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, उनकुर रहम यानी कि सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी का मुंह कह लीजिए, गर्दन कह लीजिए, उनकुर रहम यानी सर्विक्स का खुलना, सर्विक्स जो है खुल जाती है। हल्का सिर दर्द कब कब होता है? ओव्यूलर स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? ओव्यूलर स्टेज वो स्टेज है जिसमें अभी माँ बाप के ओवम और स्पर्म मिले नहीं हैं, केवल ओवरी से रिलीज हुआ है अंडा, खारिज हुआ है। और ये 14 दिन का टाइम होता है जब वो ओवरी से आकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जहां वो इंतजार करता है स्पर्म का, कि स्पर्म आएगा और ये जो है फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये जो ओव्यूलर स्टेज है, ये बाप के स्पर्म से मिलने की और ये 14 दिन होते हैं। ये वही 14 दिन है जिसको फर्टिलाइजेशन एज में जोड़ने के बाद गेस्टेशनल एज बन जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवा ओवम को स्पर्म से मुलाकात हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इससे लेकर के अगले 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने तक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ओवम आपस में मिले, उसके अगले 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने तक, फिर क्या कहेगा? जो बच्चा है माँ के पीठ में, बच्चा ही समझ लीजिए, उसको एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। इस मुद्दत में इंसानी जिस्म के ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। स्पर्म ओवम के मिलने के बाद बच्चे के, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसके जो है जिस्म के हिस्से बनने, ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 3 हफ्ते बाद से ज्यादातर और ऑर्गन बनने लगते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जब ओवम स्पर्म मिले उससे 3 हफ्ते बाद, यानी कि 3 हफ्ते यानी कि 22-23 दिन, ठीक है। तो क्या होता है? ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। एम्ब्रियो स्टेज के 3 महीने, अ, अ, नहीं, ये महीने मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको जो है करेक्शन कर दूंगा, आपके पास दोबारा भेज दूंगा इसको मैं।
एम्ब्रियो स्टेज के 3 हफ्ते गैस्टेशनल एज के 5 हफ्तों के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज जो है वो फर्टिलाइजेशन के अमल के, फर्टिलाइजेशन के माँ बाप के स्पर्म ओवम के मिलने के बाद शुरू होती है। लेकिन गैस्टेशनल स्टेज उससे 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी होती है, जबकि वो ओवम ही होता है। तो 3 तो ये हो गए जो फर्टिलाइजेशन के बाद के हो गए, यानी कि एम्ब्रियो। और इस 3 में जब 2 वो पहले वाले जुड़ जाएंगे, जो कि ओव्यूलर स्टेज है, तो ये क्या बन जाएगी? ये गैस्टेशनल स्टेज बन जाएगी। और 3 और 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन वो। तो एम्ब्रियो स्टेज के 3 हफ्ते और गैस्टेशनल स्टेज के 5 हफ्ते एक ही चीज है, क्योंकि गैस्टेशनल स्टेज में वो टाइम भी जुड़ता है जो कि जिसमें को खाली ओवा होता है, ओवम होता है, जब तक फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू नहीं होता। ठीक है। गेस्टेशनल स्टेज ओवा के रिलीज होने से शुरू होता है। ठीक है। और एम्ब्रियो स्टेज कब से शुरू होती है? फर्टिलाइजेशन से बाद होता है। तो फर्टिलाइजेशन स्टेज के 3 हफ्ते में 2 हफ्ते वो पहले, जब ओवा रिलीज हो रहा था, ओवम रिलीज हो रहा था, वो जुड़ जाते हैं। तो 2 वो और 3 ये बराबर हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो स्टेज के 3 हफ्ते गेस्टेशनल स्टेज के 5 हफ्तों के बराबर होते हैं। अब फिटस। ठीक है। एम्ब्रियो कब तक हुआ? एम्ब्रियो ओवुलर स्टेज जो है 14 दिन, 14 दिन की हुई। एम्ब्रियो स्टेज जो है फर्टिलाइजेशन से 2 महीने बाद तक की होती है। एम्ब्रियो कहलाता है 2 महीने फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बनने के बाद, माँ बाप के इस स्पर्म ओवम आपस में मिलने के बाद से 2 महीने तक जो बच्चा अंदर होगा, माँ के मदरे रहम में, माँ के यूट्रस में, बच्चेदानी में, वो टाइम पीरियड जो है, वो टाइम फेलोपिन ट्यूब में या बच्चेदानी में, वो टाइम पीरियड जो है वो कहलाएगा एम्ब्रियो। उसमें जो बच्चा है वो एम्ब्रियो कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद यही एम्ब्रियो, इसको फीटस बोल देते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 2 महीने बाद से, फर्टिलाइजेशन के 2 महीने बाद से बच्चे के पैदा होने तक, अब इस बच्चे को फीटस कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले 2 महीने एम्ब्रियो, उसके बाद जब तक वो पैदा हो फीटस है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के 90 हफ्ते से, यानी कि 8 हफ्ते जो है, वो तो 8 हफ्ते तो हो गए पहले एम्ब्रियो के। ठीक है। अब 90वां हफ्ता शुरू हुआ है। ठीक है। 90 हफ्ते से डिलीवरी यानी बच्चे पैदा होने तक मां के रहम यानी कि यूट्रस में मौजूद बच्चा फीटस यानी जनीन कहलाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक इसको समझने के लिए एक सूत्र बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है, उसको समझ लीजिए। गैस्टेशनल एज, यानी कि गैस्टेशनल एज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे, यानी कि जो माँ को आखिरी महीना आ रहा है, जो महीना नहीं आया, जब महीना नहीं आया उससे वो जो पहला महीना है वो पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है। उससे एक दिन बाद वाला जो हुआ, यानी कि एक दिन महीना आया, अगले महीने नहीं, महीना नहीं आया, तो जो महीना नहीं आया, जो पिछली बार आया था, उससे अगले दिन से लेकर के बच्चा पैदा होने तक। ठीक है। ये गैस्टेशनल एज है। अब इसको समझने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी बनाया है, जिसमें क्या है, ओव्यूलर स्टेज, यानी कि जब ओवम रिलीज हो रहा था, इसके कितने थे? 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन, जबकि वो ओवरी से जो है फैलोपिन ट्यूब तक पहुंच रहा था। 2 हफ्ते हो गए इसके 14 दिन, प्लस एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज क्या हुआ? एम्ब्रियो स्टेज के 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने। अब 8 हफ्ते जो है एम्ब्रियो स्टेज के हो गए, 2 हफ्ते ओवुलर स्टेज के हो गए। ठीक है। प्लस फीटस स्टेज। फीटस स्टेज क्या है? 2 महीने फर्टिलाइजेशन के 2 महीने बाद से लेकर के बच्चा पैदा होने तक का टाइम, तो ये क्या कहलाता है? ये गैस्टेशनल स्टेज कहलाता है। गैस्टेशनल स्टेज क्या हुआ? ओवुलर स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, फीटल स्टेज, ये तीनों जो है ये गैस्ट्रेशनल स्टेज के बराबर होंगे। अब फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या है? ठीक है। ये एम्ब्रियो स्टेज से शुरू होता है। ठीक है। जबकि फर्टिलाइजेशन का अमल हो चुका होता है। प्लस फीटस स्टेज, यानी कि जब 2 महीने एम्ब्रियो स्टेज के पूरे हो गए और बच्चा जो भी है जिसको एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है, 2 महीने
अंदर हो गया है, कुछ टाइम उसका फेलोपियन ट्यूब में गुजरा था, उसके बाद जो है यूट्रस में गुजरा। जब वो 2 महीने फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फीटस कहलाएगा, और 2 महीने बाद से लेकर के पैदा होने तक ये जो है फीटस स्टेज कहलाएगी। अब एम्ब्रियो स्टेज प्लस फीटस स्टेज बराबर होती है फर्टिलाइजेशन स्टेज के। किसी को इसमें कुछ थोड़ा सा घुमाव लग रहा हो तो पूछ लीजिए। सर अभी यस सर, आपने मुझे ना ये। बताया। किसी को कुछ घुमाव इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। कोई चीज सर समझ में नहीं आ, गेस्टेशनल देखिए आगे जो फीटल डेवलपमेंट है इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा जो है मैं लिख गेस्टेशनल नहीं चुका जेंडर। हूँ। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है आज इतना ही, इसके बारे में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ दिमाग में जो है वो घूम घूम रहा हो, बाहर निकल रहा हो, समझ में पकड़ से बाहर हो, वो पूछ लीजिए। क्योंकि थोड़ा सर सा अभी घूमने वाला आपने है, अभी मैं जो समझता पढ़ाया। हूँ, बारीकी का मामला है। ठीक है, ये कम से कम 4 बार पढ़ के आपको समझ में आएगा। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए। सर अभी जो बताया आप यहाँ गेस्टेशनल एज जो अभी अभी पूरा स्टेज है तो 8 हफ्ते। 8 हफ्ते बता रहे हैं तो 8 और 2 हफ्ता इसको भी 14 दिन वाला इसी में जोड़ेंगे इम्ब्रो स्टेज में। नहीं, वो जो पहले 2 हफ्ते हैं वो एम्ब्रियो स्टेज में नहीं है, वो ओव्यूलर स्टेज के हैं। ठीक है, ओव्यूलर स्टेज यानी कि जब ओवम जो है ओवरी से रिलीज हो रहा था, ओवरी से बाहर आ रहा था। ठीक है, कहाँ आ रहा था? फेलोपियन ट्यूब में, वो अलग है। एम्ब्रियो स्टेज के सिर्फ जो है 8 हफ्ते, यानी कि फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बना, जाइगोट जी बनने के बाद से 8 हफ्ते जो है ये एम्ब्रियो स्टेज के हैं। इसमें जो बच्चा माँ के पेट में है उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। ओके। इम्ब्रो स्टेज 8 हफ्ता ये अलग है पूरा। नहीं, अलग कुछ नहीं है, सिस्टम तो वही है। जो बच्चा बनने लग रहा है, पहले ओवा था, ओवम था, अब जो है वो जी एम्ब्रियो, उसका नाम चेंज हो गया है। एक जी जी क्रिया जो एक अमल है वो बच्चा पैदा होने की है, लेकिन उसका वक्त वक्त पे उसे नाम बदल दिया गया है उसको समझने में आसानी होने के लिए। ठीक है, जी तो जो 8 हफ्ते है उसको एम्ब्रियो बोल दिया गया है। और 8 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने, 8 हफ्ते बराबर 2 महीने होते हैं ना, तो जी उसके जी बाद जो है उसको फिटस बोलेंगे, और उससे उससे पहले जो है उसको जो है एम्ब्रियो बोलेंगे, और उससे पहले जो है ओवम होता है, क्योंकि उससे स्पर्म मिला ही नहीं है अभी। जी जी। और जी आपने जी। मतलब इसको सर आसानी के लिए बनाया ना कि 14 डेज जो है वो वाउलर स्टेज हो गया प्लस उसके बाद आता है जो 8 हफ्ते 2 महीने वो हम्म। इम्ब्रो स्टेज हुआ। हाँ हाँ, आसानी के लिए, समझने के लिए, इसको इसको जी आसानी जी के लिए जो है स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि इसको समझना आसान हो जाए। नहीं तो प्रक्रिया तो एक ही है। जिस दिन से बच्चा जी ठहरा, ठीक है, जिस दिन से जी माँ जी बाप ने आपस में मुलाकात की, बच्चा ठहरा और वो पैदा हुआ, अमल तो जी क्रिया तो एक ही है, लेकिन इसको समझने के लिए जो है वो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके, इसलिए। जी जी। जी ओके। अब ये है कि 9वें हफ्ते से स्टेज इसका फिर चेंज होता है तो फीटस इसको कहते हैं फीटस जी स्टेज। जी 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 जी, इसको फिर जब तक पैदा हो जाए ओके। इसको फीटस बोलते हैं। हो गया बस। किसी को कुछ और किसी को पूछना है भाई?